होटल काव्या, स्मार्ट रेजिडेंसी एंड मैरिज हाउस, सभी आधुनिक सुख सुविधाओं से पूर्णतः सुसज्जित, फुली एयर कंडीशन। शादी, पार्टी, बर्थडे पार्टी, रिंग सेरेमनी, सेमिनार आदि अवसरों के लिए संपर्क करें। होटल काव्या, स्मार्ट रेजिडेंसी एंड मैरिज हाउस, स्टेशन रोड, मऊरानीपुर। कॉन्टैक्ट नंबर 9450067967, 05178260165। एज इज जस्ट अ नंबर। समझने वाला 30 साल में भी अपने आप को बुजुर्ग समझ सकता है, ना समझने वाला 70 में भी नहीं समझ सकता। तो लोगों का ये हो जाता है कि हमने 60 क्रॉस कर लिया है, अब हम रिटायर्ड हो गए, अब हम सिर्फ ऊपर वाले की चौथी पारी खेल रहे हैं। हाँ। नहीं, आप करें, मतलब वो जरूरी है क्योंकि आप उस टाइम पे फ्री हैं, आप भजन कीर्तन, अपनी नमाज दुआ जो भी कुछ कर रहे हैं वो करते रहें, लेकिन अपनी बॉडी को भी उतना ही ध्यान दें। क्योंकि एक पुरानी कहावत भी है और ये बात बिल्कुल फैक्ट भी है कि चलता फिरता इंसान चलता फिरता ही रहेगा। आप जितना अपनी बॉडी को यूज करेंगे, आपकी बॉडी उतना ही आपका साथ देगी। जहां आपने अपने आप को छोड़ दिया, बिस्तर पकड़ लिया, फिर आप नहीं उठ सकते। नमस्कार, बंजारा बीट्स में आपका स्वागत है। मैं हूं ज्योति प्रकाश खरे। आज हम आपको मिलवा रहे हैं एक ऐसी शख्सियत से जो फिजियोथेरेपिस्ट के रूप में जानी जाती है। चलिए मिलते हैं डॉक्टर लोमना जी से। नमस्कार लोमना जी। लोमना जी, फिजियोथेरेपी आखिर होती क्या है और कहाँ से आपने इसकी शिक्षा दीक्षा ली? देखिए, फिजियोथेरेपी एक साइंस का, एक मेडिकल का एक पार्ट है, थेराप्यूटिक पार्ट है, जिसमें हम एक्सरसाइज के थ्रू पेशेंट को ठीक करते हैं। इसमें हम कोई मेडिसिन यूज नहीं करते। इसमें कुछ मशीन्स हमारी होती हैं जो हम दर्द कम करने के लिए यूज करते हैं। डिफरेंट टाइप की फर्मेंटेशंस होती हैं, जैसे आइस फर्मेंटेशन, हॉट फर्मेंटेशन, डिफरेंट टाइप की मशीन्स होती हैं। उसके अलावा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है एक्सरसाइज, विच आई बिलीव। मतलब मैं पर्सनली मशीन्स बहुत कम यूज करती हूँ, मैं एक्सरसाइज पे ही ज्यादा स्ट्रेस देके पेशेंट को रिकवर करने की कोशिश करती हूँ। और एक्सरसाइज भी इसमें दो टाइप की होती हैं, एक होती है फिजिकल फिटनेस एक्सरसाइज, दूसरी होती है थेराप्यूटिक एक्सरसाइज। थेराप्यूटिक एक्सरसाइज का मतलब है कि आप किसी वजह से, किसी प्रॉब्लम, किसी मेडिकल प्रॉब्लम में आपको उस चीज का इलाज कराना है एक्सरसाइज के थ्रू। और फिजिकल फिटनेस वाली एक्सरसाइजेस जो होती हैं वो जस्ट होती हैं आपको फिजिकली फिट कैसे रहना है, अपना एंड्योरेंस कैसे बढ़ाना है, अपनी स्ट्रेंथ कैसे बढ़ानी है। थेराप्यूटिक में भी ये सब चीजें आती हैं, बट थेराप्यूटिक बहुत स्पेसिफिक हो जाता है। जैसे किसी पर्टिकुलर जॉइंट के लिए, अगर सपोज करिए आपको किसी को कोई फ्रैक्चर हो गया है, फ्रैक्चर के बाद उसका ऑपरेशन हुआ है या प्लास्टर लगा है, उसके बाद जो स्टिफनेस आती है उसको स्टिफनेस को दूर करते हैं, मूवमेंट, हाँ, टू गेन द मूवमेंट। हम वो मूवमेंट कैसे लाते हैं वो सब थेराप्यूटिक एक्सरसाइज में आता है। खाली जॉइंट्स के लिए नहीं होता, ये सभी चीज हमारी फुल बॉडी, हेड टू टो, डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस में होता है। जैसे कि लंग्स के लिए आपने सुना होगा, कोरोना में बहुत हुआ था, पोस्ट कोरोना थेराप्यूटिक जो एक्सरसाइजेस हो रही हैं, रिहैबिलिटेशन, वो बहुत जरूरी है। और उसके अलावा इवन हार्ट में भी, जैसे किसी के कार्डियक सर्जरी होती है या कार्डियक वाइज कोई पेशेंट वीक होता है तो हमारा कार्डियक रिहैबिलिटेशन भी होता है। कार्डियक हो गया, लंग्स हो गया। उसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ऑप्स में, जैसे कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी में करने वाली भी कुछ एक्सरसाइजेस होती हैं जो मदर एज वेल एज फॉर बेबी दोनों के लिए ही बहुत जरूरी होती हैं। उसके अलावा आफ्टर डिलीवरी, जिसे हम पोस्टनेटल एक्सरसाइजेस बोलते हैं। आप दोबारा पुनः उसी शेप में वो आ पाए। तो शेप के अलावा जैसे कि छोटा बच्चा होता है, छोटे बच्चे को कैरी करना, उसको लेना, उसकी देखभाल करना, उसमें बहुत सारी फीमेल्स को कभी सर्वाइकल पेन हो जाता है, कभी लोअर बैक पेन हो जाता है, तो उसे बेबी के साथ अपने आप को कैसे फिजिकली फिट रखना है, ये चीज बताते हैं हम लोग, सिखाते हैं। काफी लेडीज इंटरेस्ट लेती हैं इस चीज में, अपकमिंग बहुत अच्छी ब्रांच है ये भी। और उसके अलावा इवन आफ्टर सिंपल सर्जरीज ऑल्सो, पेट की सर्जरी होना, हेड इंजरीज होना, जैसे किसी को स्ट्रोक हो जाता है, स्ट्रोक मींस एक साइड पैरालिसिस हो जाता है या दोनों पैर खराब हो जाते हैं, दोनों पैरों में पैरालिसिस हो जाता है, उन सब चीजों में फिजियोथेरेपी का बहुत अच्छा रोल है। डॉक्टर साहब, फिजियोथेरेपी की बात हो रही है तो मैं ये जानना चाहूंगा, हमारे दर्शक जानना चाहेंगे कि आपने इसकी शिक्षा दीक्षा कहाँ से ली? मैंने इसमें बैचलर कोर्स किया है बेंगलोर से। फिर बेंगलोर से कोर्स करने के बाद मैं आगरा चली गई थी। रहने वाली कहाँ की हैं आप? मैं आगरा की रहने वाली हूँ। तो मैंने वहाँ पे फिर अपोलो हॉस्पिटल के साथ काम किया था और भी हॉस्पिटल्स में जाती थी मैं। फिर आफ्टर मैरिज मैं झांसी आ गई, झांसी में मैं अपना क्लिनिक चला रही हूँ। डॉक्टर साहब, ये थेरेपी के परिणाम
बहुत धीमे होते हैं और धीमे देर में दिखते हैं, तो ऐसे में मरीज उकता जाता है, मतलब बेचैन हो जाता है कि फायदा हो भी रहा कि नहीं। क्या कैसे आप काउंसलिंग करती हैं मरीज की? देखिए, हर कंडीशन में ऐसा नहीं होता। कुछ कंडीशन में इवन 2-3 दिन के बाद ही पेशेंट को रिलीफ दिख जाता है। किसी किसी को बहुत स्लो रहता है, लेकिन किसी किसी को बहुत जल्दी भी आ जाता है। तो हम पहले ही दिन ही, जिस दिन पेशेंट हमारे पास आता है, हम उसी दिन उसको समझा देते हैं कि ये टाइम टेकिंग चीज होगी। तो हम मेंटली प्रिपेयर कर देते हैं पेशेंट को कि आपको टाइम लग सकता है इसे ठीक होने में। अब जैसे कोई अगर 1 महीने पुरानी प्रॉब्लम है तो वो 2 महीने ही लेगी ठीक होने में। हाँ। तो वो चीज हमें पेशेंट को काउंसिल करके उसे समझानी पड़ती है कि आप इसमें जल्दबाजी ना करें। वैसे करते हैं मरीज कि जल्दी हो जाए? समझा देते हैं तो नहीं करते, मतलब एवरी डे हमें काउंसिल करना पड़ता है उन्हें कि हो जाएगा, एश्योर करना पड़ता है, समझाना पड़ता है। फिर डे बाय डे जैसे उन्हें जब रिलीफ दिखने लगता है तो वो कॉन्फिडेंट हो जाते हैं कि ठीक हो जाएंगे, उनको तसल्ली मिल जाती है। तसल्ली, हाँ, वो तसल्ली उन्हें 2-3 दिन में मिल जाती है, लेकिन पूरा कंप्लीटली ठीक होने के लिए टाइम टेकिंग होता है। एक्चुअली हम भी एकदम से नहीं कर सकते, मतलब ये इतना स्लो प्रोसेस इसलिए होता है क्योंकि हम मसल्स पे वर्क करते हैं। हम मसल्स को एकदम से स्ट्रेच नहीं कर सकते, खींच नहीं सकते, वरना वो टूट भी सकती हैं। तो हमें विद इन द लिमिट ऑफ पेन, विद इन द लिमिट ऑफ पर्सन्स एबिलिटी, उसके हिसाब से ही हमें आगे अपनी एक्सरसाइज प्रोग्रेस करनी होती है। जैसे आपका क्लिनिक मुबारक मार्केट में है, जो हम जानते हैं, तो अगर कोई पेशेंट ऐसा है जो असहाय है, आपके पास आ ही नहीं सकता, उसके लिए आपके पास क्या इंतजाम है? देखिए, जो पेशेंट नहीं आ सकते उनके लिए होम विजिट्स होती हैं। तो मैं जैसे होम विजिट पे नहीं जाती तो मैं किसी को भेज देती हूँ। और दूसरा, आजकल जो चल रहा है, ये कोरोना ने एक बड़ी अच्छी चीज सिखा दी हमें, ऑनलाइन। आजकल ऑनलाइन कंसल्टेशंस बहुत हो रही हैं। इवन मैंने भी ड्यूरिंग लॉकडाउन मैंने बहुत सारे ऑनलाइन पेशेंट देखे और उतना ही पेशेंट को फायदा हुआ जितना कि ऑफलाइन होता है। मतलब एक आना जाना भी बच गया, आना जाना बच गया, लेकिन टाइम टेकिंग होता है। अब जैसे कि हम बता रहे हैं उन्हें, ऑनलाइन में एक्सरसाइज सिखा रही हूँ, तो मुझे बहुत ऑब्जर्व करके देखना पड़ता था कि वो ठीक कर रहे हैं जैसा आप चाह रही हैं। तो हम बताते जाते हैं। तो ये चीज मुझे बहुत बेनिफिशियल लगी ऑनलाइन वाली चीज, कि ऑनलाइन घर बैठे पेशेंट हमसे वीडियो कॉल के थ्रू ट्रीटमेंट ले सकता है आराम से, और रिलीफ भी होता है। बहुत सारे पेशेंट मैंने देखे, बहुत सारे पेशेंट रिकवर्ड भी हुए, जो थैंकफुली मतलब इस चीज को मानते हैं कि ठीक है, कोरोना में भी उनका नुकसान नहीं हुआ अगर वो नहीं आ सकते तो। डॉक्टर साहब, आपका कार्यकाल लगभग 10-12 वर्ष से ज्यादा है, मैं समझता हूँ 15 साल हो गए। तो इस कार्य के दौरान, आपके कार्यकाल के दौरान आपको किस तरह की मुश्किलों का सामना करना पड़ा? देखिए, मुश्किलें तब आती हैं जब हमारे पास कोई बच्चा ट्रीटमेंट के लिए आता है। जैसे कि एक कंडीशन होती है सेरेब्रल पैल्सी। तो सेरेब्रल पैल्सी में क्या होता है, बच्चे का ब्रेन इफेक्टेड हो जाता है। देयर कैन बी सो मेनी रीजंस कि उसका ब्रेन किस वजह से इन्वॉल्व हुआ है। मुझे पर्सनली इतने साल की प्रैक्टिस में जो डिफिकल्टी, इमोशनल डिफिकल्टी, मतलब फिजिकली नहीं, इमोशनली डिफिकल्टी मुझे बच्चों को देख के आई है। मैंने जितने बच्चे आज तक ट्रीट किए होंगे, उन सबसे मैं पर्सनली इन्वॉल्व हो जाती हूँ। क्योंकि एक तो बच्चों का कराना बड़ा मुश्किल होता है, दूसरा बच्चे अपनी बात हमें नहीं बता सकते कि उन्हें क्या प्रॉब्लम हो रही है। और एक्सरसाइज एक ऐसी चीज होती है जो कराते में दर्द होता है। तो जब हम बच्चों की एक्सरसाइज कराते हैं और जब वो बच्चा दर्द फील करता है, तो हम भी बेसहारा होते हैं, क्योंकि हमें करनी है, मतलब करानी है उन्हें। हमें ये लगता है कि वी कैन नॉट, हम उस बच्चे को हम उसका रोना नहीं देख सकते, और उसे रुलाना भी जरूरी होता है। मतलब वो रोएगा नहीं, बड़ी धर्म संकट की हाँ, तो मतलब वो बहुत पेनफुल सिचुएशन होती है। मुझे लगता है जितने लोग पीडिया में प्रैक्टिस करते हैं उन सभी के लिए डिफिकल्ट होता है। छोटे छोटे बच्चे होते हैं, छोटे छोटे बच्चों को एक्सरसाइज कराना जो हमारे लिए तो इजी है, बट उस बच्चे के लिए बहुत डिफिकल्ट है। तो मुझे आज तक इतने साल की प्रैक्टिस में बच्चों को कराना बड़ा डिफिकल्ट लगा इमोशनली, क्योंकि इमोशनल हम उससे अटैच हो जाते हैं, बच्चों का दर्द नहीं देखा जाता फिर उस वक्त। डॉक्टर साहब, आप इस लाइन में आई, आपका ख्वाब था या अचानक? कई बार क्या होता है, टर्निंग पॉइंट जीवन के आते हैं और लगता है कि हमें ये नहीं, ये मिल जाए तो भी कर लेंगे। तो क्या आपने सोचा था बचपन से कि इसी फील्ड में आना है? नहीं, बचपन से तो सोचा था सर्जन बनने की, लेकिन ऑल ऑफ सडन बस ये फिजियोथेरेपी का एक जनरल ऐसे एग्जाम दिया था, तो कर्नाटक में होता था, तो उसमें जब नंबर आ गया तब बहुत डिलेमा में थी कि करें कि नहीं करें। तो फिर 2-3 अपने जो हमारे मतलब फैमिली डॉक्टर्स थे उनसे बात की, तो उन्होंने यही बताया कि अपकमिंग बहुत अच्छी ब्रांच है, मतलब बहुत अच्छा, इट्स अ वेरी गुड ब्रांच आगे के लिए। तो सोचा कि ठीक है, करके देखते हैं। फिर जब यहाँ पे मैं आई और जब पेशेंट को ट्रीट किया तो वाकई में लगा कि इट्स अ वेरी गुड थिंग।
क्योंकि हम इतना इन्वॉल्व होते हैं पेशेंट के साथ, और पेशेंट जिस दर्द से हमारे पास आता है वो एक अजीब ही उसका वो होता है, क्योंकि वो इतनी तकलीफ में आता है, और जब वो जाता है से आता है। हाँ, उम्मीद के अलावा वो, हाँ, उम्मीद तो होती है उसे, वो जिस तकलीफ से आता है और जब वो जाता है, ड्यूरिंग वो बीच का जो सेशन है वो हम लोग के लिए बड़ा अच्छा होता है, क्योंकि हम उसे एक दर्द से बाहर निकालते हैं, और जब उसका पूरा ट्रीटमेंट कंप्लीट हो जाता है और वो जब जाते वक्त हमें हक करता है, तो हमें ऐसा लगता है कि हमें पता नहीं कौन सी खुशियां मिल गई, क्योंकि एक दर्द ऐसी चीज होती है जो इंसान टॉलरेट नहीं कर पाता, चाहे कहीं का भी दर्द हो। और पेनफुल सिचुएशन में लोग ऐसे आते हैं, जैसे बैक पेन वाली लोग आते हैं, झुके हुए होते हैं, खड़े नहीं हो पाते, चल नहीं पाते, इतनी तकलीफ में होते हैं, और जब वो ठीक होके जाते हैं तो हमें भी अच्छा लगता है, पेशेंट को भी अच्छा लगता है। तो वो एक लास्ट का जो पीरियड है वो बड़ी तसल्ली देता है। डॉक्टर साहब, आपके पास अमूमन ज्यादा किस बीमारी से जुड़े हुए लोग आते हैं? ज्यादातर देखिए आजकल तो 2-3 चीजें बहुत ज्यादा लोगों को परेशान कर रही हैं। एक है सर्वाइकल पेन, दूसरा है बैक पेन, और तीसरा है फ्रोजन शोल्डर। ये 3 कंडीशंस ऐसी हैं जो नेग्लेक्ट होने की वजह से खराब हो जाती हैं। जैसे सपोज फीमेल्स हैं, घर में लेडीज हैं, हाउसवाइफ हैं, उन्हें हल्का हल्का दर्द होना शुरू होता है कमर में, टालती जाती हैं, अरे हो गया होगा, घर का काम करते हैं इसलिए हो गया होगा, करते 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 वो उस लेवल तक पहुंच जाता है कि उनका सीधा खड़ा होना मुश्किल हो जाता है। तो एक ये चीज है जो मैं हर लेडी को कहना चाहूंगी कि अगर आपको जरा सी भी कमर में पेन होना शुरू हुआ है, दर्द होना शुरू हुआ है, या सर्वाइकल एरिया गर्दन के आसपास, तो आप उसको बढ़ने ना दें। आप जितना जल्दी हो सके हाँ उसको ध्यान दें उस पर। और उसके अलावा जो हमने ज्यादातर देखा है वो है फ्रोजन शोल्डर। फ्रोजन शोल्डर में कंधा जाम हो जाता है किसी भी वजह से। मोस्टली ये हो जाता है डायबिटिक लोगों में, डायबिटीज की वजह से हो सकता है, किसी चोट की वजह से हो सकता है, और किसी बेवजह भी हो सकता है। अच्छा। मतलब कि लोगों को पता ही नहीं लगता कि उनका कंधा जाम हो गया है। दर्द होना शुरू होता है, वो समझते हैं दर्द हमें काम करने की वजह से दर्द हो रहा है, और वो दर्द की दवाई भ्रमित होते हैं लोग, हाँ कि ठीक हो जाएगा, और वो इस लेवल तक बढ़ जाता है कि इवन इतना हाथ उठाना भी लोगों के लिए मुश्किल हो जाता है। फिर जब वो डॉक्टर के पास जाते हैं तब डॉक्टर बताते हैं कि आपको फिजियोथेरेपी करानी है। जब वो हमारे पास आते हैं तो वो उस कदर पेन में होते हैं कि हमें 2-3 दिन या 1 हफ्ता तो उन्हें सिर्फ काउंसिल करना पड़ता है कि आपको क्या तकलीफ है और आपकी तकलीफ कैसे ठीक हो। तो इस चीज के लिए मैं कहना चाहूंगी कि सब लोगों को जरा सा भी अगर आपको बैक पेन, सर्वाइकल पेन या शोल्डर पेन है तो आप उसको नेग्लेक्ट ना करके जल्द से जल्द डॉक्टर को या फिजियोथेरेपिस्ट को जरूर दिखाएं। आमतौर पर लोग फिजियोथेरेपिस्ट को बहुत इग्नोर करते हैं, ये बात सच है। उनको लगता है कि इनका ज्यादा महत्व नहीं जीवन में, लेकिन ये तो सच है कि उनके सुधार में, दर्द को बचाने में योगदान तो होता है। तो आपको क्या लगता है कि ऐसे मरीज जो टालते हैं उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए बहुत सारे, आप ठीक कह रहे हैं ये बात, बहुत सारे लोग मेरे पास भी आते हैं जो एक्सरसाइज पे बिलीव नहीं करते, लेकिन जब उन्हें समझाते हैं तो उन्हें कुछ समझ में आता है। उसके अलावा एक्शन स्पीक्स, जब वो एक्सरसाइज करते हैं तब उन्हें फेथ होता है, तब उन्हें यकीन होता है कि हाँ मेरा इलाज इसी चीज से है, और फिर वो उस चीज में कॉन्फिडेंट होते चले जाते हैं। इवन दूसरों को भी बताते हैं कि हम एक्सरसाइज से ठीक हुए थे, आप भी एक्सरसाइज करें। और दूसरा जो बहुत कॉमनली मैंने अपनी प्रैक्टिस में देखा है ये कि लोग एक्सरसाइज से भागते हैं, क्योंकि एक्सरसाइज इज वन ऑफ द मोस्ट बोरिंग थिंग। और निरंतर करना है, डेली करना है, रोज करना है, कम से कम किसी कंडीशन में तो हमें 6 से 7 महीने भी लग जाते हैं। तो लोग एक्सरसाइज से घबराते हैं, तो इस पार्ट को क्या रोचकता में बदला जा सकता है? बदला है, बदलते हैं, हम लोग बदलते हैं। अब जैसे कि मेरे क्लिनिक पे जब लोग आते हैं तो मेरे क्लिनिक पे इतना हेल्दी एनवायरनमेंट रहता है कि पेशेंट को पेशेंट नहीं लगता, अपने आप में घर जैसा, क्योंकि आपस में सब एक दूसरे से बातें करते हैं। इवन मैं भी अपनी तरफ से मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं उन लोगों को मेंटली कंसोल कर सकूं, मतलब उनके साथ जुड़ सके। तो एक हमें ना एक अपनापन देने की बहुत जरूरत होती है, क्योंकि जो इंसान हमारे पास आया है वो तकलीफ में है, और तकलीफ में आप उसे सिर्फ एक्सरसाइज कराते जाएं और खींचते जाएं, ये करते जाएं, तो वो और घबराता है। तो थोड़ा सा हमें अपना टच भी देना होता है कि हम प्यार से बात करनी होती है, समझाना होता है, हंसी मजाक भी करना होता है, अपनापन जताना होता है। उससे बहुत फर्क पड़ता है। आपस में सब यहाँ एक दूसरे से बातें करते हैं, एक दूसरे को देखते हैं, एक दूसरे को देख के उनमें कॉन्फिडेंस आता है कि मुझसे भी तकलीफ में दूसरा इंसान है। ये बहुत अच्छी चीज है। जब इंसान आता है वो अपने से ज्यादा जब दूसरे की तकलीफ देखता है तो अपना छोटा लगने लगता है, अपना दर्द से छोटा लगने लगता है। और साहब एक बड़ा दिलचस्प सवाल पूछने वाला हूँ कि आपके पास दर्द से जुड़े हुए लोग
फीमेल ज्यादा आती या मेल ज्यादा आते हैं? क्योंकि दर्द तो सबके लिए एक दर्द तो सबके लिए एक होता है, ऑलमोस्ट सभी आते हैं। फीमेल थोड़ा कंफर्टेबल रहती हैं फीमेल के साथ, तो फीमेल से ज्यादा रहती हैं, लेकिन सभी टाइप के आते हैं, हर एज के आते हैं, हर मतलब जेंडर के, मेल फीमेल दोनों ही आते हैं इक्वली। डॉक्टर लुबना इकबाल का और भी ऐसा कोई शौक जो दो लोगों के दर्द को तो आप बांटती ही हैं, कुछ ऐसा जो आपको व्यक्तिगत रूप से सुख देता हो? पिक्चर देखना। कैसी फिल्में देखती हैं आप? मैं ज्यादातर थ्रिलर देख लेती हूँ और बाकी रोमांटिक मूवीज, और हिंदी या थिएटर, इंग्लिश? हिंदी, और थिएटर में जाके देखना, घर में नहीं। अच्छा, घर में बच्चों की वजह से मुश्किल आती है? नहीं, आजकल तो कोरोना ने मुश्किल ढा रखी है। हाँ, वैसे थिएटर में मूवीज देखना एक मेरा वन ऑफ द फेवरेट चीज है, शुरू से हमेशा से। तो आपकी फेवरेट मूवी का नाम बताइए। फेवरेट मूवी मेरी है एक दूजे के लिए। वो तो बहुत पुरानी है, है। बहुत पुरानी है, बट इट्स अ गुड मूवी, मतलब मैं कितनी बार भी देख सकती हूँ उसको। आपके इस काम में, चूंकि आप हमारी झांसी कब आई, कौन सी सन में? मैं झांसी आई थी 2010 में। 2010 में। आपके जीवन साथी क्या वर्क में है इस समय? मेरे हस्बैंड लॉयर हैं, और बस वो अपनी प्रैक्टिस करते हैं, मैं अपनी प्रैक्टिस करती हूँ। आपके इस काम में जब आप यहाँ आ जाती है, आपके 2 किड्स हैं, बच्चे हैं, कैसे मैनेज होता है? देखिए, जब आपके घर वाले अच्छे हों तो सब कुछ मैनेज हो जाता है अच्छे से। मतलब मेरी फैमिली में मेरी सास, मेरे ससुर, मेरे हस्बैंड तीनों कोऑपरेटिव हैं। जैसे मैं अपने बच्चे को छोड़ के आती हूँ तो मम्मी रखती हैं, तो जितने टाइम मैं यहाँ रहती हूँ वो देखती हैं। डैडी भी बहुत कोऑपरेटिव हैं, उन्हें पता है कि मुझे इतने बजे जाना है, इतने बजे जाना है, तो वो लोग मेरे हिसाब से फिर अपना टाइम और अपनी चीजें एडजस्ट कर लेते हैं। और फिर लास्ट में हस्बैंड, तो हस्बैंड को भी ये कि मुझे जाना है, जैसे अभी भी मैं आई हूँ तो मेरा छोटा बेबी हस्बैंड के पास है, तो वो बहुत इजीली कर लेते हैं। और मेरा बड़ा बेटा बहुत कोऑपरेटिव है, इवन वो जब क्लिनिक भी आता है मेरे साथ तो वो इतना कोऑपरेशन दिखाता है। 8 इयर्स का। तो फैमिली के सपोर्ट के बिना नहीं पॉसिबल। मेरे साथ फैमिली का सपोर्ट है तो मेरी प्रैक्टिस इतनी आगे बढ़ भी गई। मैंने अपना काम ज्यादा बढ़ा लिया क्योंकि मुझे पता था मेरे पास सपोर्ट है, और फैमिली सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बीइंग फीमेल, अगर आपके पास फैमिली सपोर्ट नहीं है तो हम प्रोफेशनली कुछ नहीं कर सकते। डॉक्टर लुबना के और आगामी क्या ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो हमको चौंका देंगे? अपने बच्चों की अच्छी अपब्रिंगिंग करना, और जब मेरे बच्चे बड़े हो जाएं तो अपने काम को बहुत ज्यादा आगे बढ़ाना। और मरीजों के लिए क्या? मरीजों के लिए देखिए, इस फील्ड में क्या नया करना? मरीजों के लिए मैं ये चाहती हूँ कि जैसे कि जो नॉन अफोर्डेबल मरीज हैं, मैं उनके लिए कुछ करना चाहती हूँ। चैरिटी, हाँ, मतलब चैरिटी कह सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, क्योंकि बहुत सारे पेशेंट ऐसे होते हैं जो हम लोगों को अफोर्ड नहीं कर पाते। डेली का ट्रीटमेंट है, डेली पैसा देना है आपको, काफी लोगों के लिए बहुत इजी है, लेकिन काफी लोगों के लिए बहुत डिफिकल्ट है। तो आगे जाके मैं यही चाहूंगी कि मैं जितना फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रीटमेंट दे सकूं लोगों को, उतना करूं। लुबना जी, आपकी और कोई ऐसी ख्वाहिश है जो आप हमारे दर्शकों के साथ शेयर करें और आपको लगे कि वो पेशेंट के अलावा और भी सामान्य रूप से लोगों को लाभदायक हो? देखिए, मैं सबसे यही कहना चाहूंगी कि आपको सबसे ज्यादा प्यार अपनी बॉडी से करना चाहिए, और आपकी बॉडी तभी अच्छी रहेगी जब आप उसको मेंटेन करेंगे, और उसको मेंटेन करने के लिए एक्सरसाइज और मॉर्निंग वॉक बहुत जरूरी है। तो मैं सबसे यही कहना चाहूंगी कि आप अपनी लाइफ में एक्सरसाइज को इंक्लूड कर लें एज अ पार्ट ऑफ योर लाइफ। जैसे जितना खाना खाना जरूरी है उतना ही एक्सरसाइज करना भी जरूरी है। और ये बिल्कुल फैक्ट बात है कि जो लोग फिजिकली फिट रहते हैं वो लोग बीमारियां कम पकड़ती हैं और वो बुढ़े देर से होते हैं। आमतौर पर फिटनेस की जब बात चली है तो मैंने महसूस किया है कि महिलाएं इसमें बहुत अवेयर होती है, पुरुष टाल जाते हैं। क्या कहना चाहेंगे, ऐसा होता है? नहीं, ऐसा एग्जैक्टली नहीं है। बहुत सारी फीमेल्स हैं जो नहीं बॉदर करती। हाँ, तो बहुत सारी फीमेल्स क्या होता है, वो ये सोचती हैं कि हमने घर का काम कर लिया तो हमने वही एक्सरसाइज हो गई, लेकिन वो गलत है। घर का काम कभी भी एक्सरसाइज में नहीं आएगा, बल्कि अगर आप घर का काम कर रही हैं तो आपको घर का काम के अलावा अपनी जो मसल्स जो आपकी थकी हुई हैं उनको रिलैक्स करके उनको आराम देना है, और वो आराम मिलता है एक्सरसाइज के। क्योंकि एक्सरसाइज मैंने बताया ना बहुत टाइप की होती है, स्ट्रेचिंग होती है, स्ट्रेंथनिंग होती है, मतलब ताकत की भी होती है और खिंचाव की भी होती है। और जब तक आपकी मसल में स्ट्रेच नहीं रहेगा, खिंचाव नहीं रहेगा, वो आपको इंजरी देती रहेंगी।
तो इंजरी से बचने के लिए स्ट्रेचिंग करना बहुत जरूरी है, और स्ट्रेचिंग करने से हमें रिलैक्सेशन मिलता है। तो सारी लेडीज से मैं यही कहना चाहूंगी कि आप घर के काम को एक्सरसाइज ना समझें। घर का काम एक तरफ और आपका एक्सरसाइज वाला पार्ट एक तरफ। आपको फिजिकली फिट रहने के लिए एक्सरसाइज करना बहुत जरूरी है। तो लुबना जी, आप हमें ये बताइए कि आजकल जगह जगह देखा गया है सिराजम की पोस्टर लगे होते हैं, लोग वहां पहुंचते भी हैं। ये थेरेपी क्या है? एक्चुअली सेराजिम जो है ये फिजियोथेरेपी का पार्ट नहीं है। सेराजिम एक अलग ही चीज है, वो एक कोरियन का कोई लोकल ट्रीटमेंट है, और फिजियोथेरेपी जो है ये एक मेडिकल ट्रीटमेंट है। मतलब फिजियोथेरेपी ऑल ओवर दी वर्ल्ड आपको मिलेगी, मेडिकल कॉलेज में पढ़ाया जाता है, मेडिकल बुक से पढ़ाया जाता है। और जो सेराजिम है वो मेडिकली प्रूवन नहीं है। और फिजियोथेरेपी जो है, फिजियोथेरेपी एक ब्रांच ऑफ अ मेडिसिन है। मतलब थेरेपिटिकली इट्स अ पार्ट जो आपको डॉक्टर रिकमेंड करेगा, क्योंकि हम लोग जो पढ़ाई कर रहे हैं वो पढ़ाई हम मेडिकल बुक से ही कर रहे हैं। लोग कंफ्यूज हो जाते हैं सेराजिम से, लेकिन कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं। लोग सोचते हैं कि इट्स अ पार्ट ऑफ फिजियोथेरेपी, वहां लिखा होता है सेराजिम थेरेपी, ठीक है, जबकि सेराजिम थेरेपी का फिजियोथेरेपी से कोई भी लेना देना नहीं है। वो एक अलग चीज है, फिजियोथेरेपी लेकिन फायदा देता है क्या? फायदे का तो यह है कि देखिए, मैं इतना पर्सनली तो नहीं जानती फायदे का, मैंने बस लोगों से ही सुना है कि लोग जाते हैं वहां सिकाई करवाते हैं और कुछ को फायदा मिलता है, कुछ को नहीं भी मिलता, तो ये बहुत कमेंटेबल नहीं है। बट इट्स नॉट फिजियोथेरेपी, वो फिजियोथेरेपी के अंडर में नहीं आता। जो लोग भ्रमण है, सोचते हैं, फील करते हैं कि ये फिजियोथेरेपी है, बट इट्स नॉट फिजियोथेरेपी। अच्छा डॉक्टर साहब, फिजियोथेरेपी का प्रचार और प्रसार बहुत ज्यादा लोगों के बीच में नहीं है। इसके लिए क्या करना चाहिए और क्या आपकी तरफ से प्रयास होना चाहिए? देखिए, आजकल क्या है कि फिजियोथेरेपी बहुत आगे बढ़ गई है और बढ़ रही है, और वो बढ़ रही है। हम लोग कैंप्स लगाते हैं, अवेयर करते हैं, अवेयरनेस प्रोग्राम क्रिएट करते हैं, लोगों को बताते हैं वैल्यू ऑफ फिजियोथेरेपी, कि आपको फिजियोथेरेपी कब करानी है, किन किन कंडीशंस में करानी है, उसके क्या फायदे होते हैं। तो ये हमें अवेयरनेस प्रोग्राम के थ्रू हम लोग लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं। और कुछ चीजें मैं अभी बताना चाहूंगी कि जैसे फिजियोथेरेपी है, कभी कभी बहुत छोटी से छोटी चीज में यूज होती है, कभी बहुत मेजर से मेजर चीज, मतलब इवन डॉक्टर आपको कहेंगे कि इस चीज का कोई इलाज नहीं है, आपको सिर्फ फिजियोथेरेपी करानी होगी। तो फिजियोथेरेपी की अवेयरनेस के लिए हम लोग कैंप्स अरेंज करते हैं, प्रोग्रामिंग करते हैं, ऑनलाइन भी प्रमोट करते हैं, बताते हैं लोगों को कि कब कब आपको करानी है और कब कब बहुत ज्यादा जरूरी है। तो वो सिर्फ कैंप के थ्रू ही हो जाता है। ऐसा देखा गया है, बहुत सारी जानकारी पेशेंट गूगल से उठाते हैं, उनको लगता है गूगल एक अच्छा डॉक्टर है। क्या आप मानती हैं गूगल एक सही जानकारी देता है और उससे यकीनन लोग फायदा उठा पाते हैं, या मन की शांति के लिए ऐसा कर पाते हैं? देखिए, गूगल आजकल क्या है, गूगल डॉक्टर हो गया है। नहीं, गूगल इज एवरीथिंग। मतलब नॉट इवन फॉर मेडिसिन, हमें कुछ भी चीज देखनी होती है तो हम गूगल करते हैं। गूगल पे और दो अच्छी इंफॉर्मेशन होती हैं, बहुत कुछ हमें बताता है गूगल। लेकिन लोग मेडिकली क्या करते हैं, जो चीज उन्हें लेनी होती है वो तो गूगल से ले लेते हैं, और जो चीज उन्हें नहीं माननी होती, एक्सेप्ट नहीं करनी होती, वो छोड़ देते हैं। जैसे बहुत पेशेंट आते हैं, गूगल से पढ़ के आते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, हमें बताते हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि गूगल से आप जो चीज ले रहे हैं उसकी आपको कितनी नॉलेज है। जैसे अगर एक प्रोफेशनल, जैसे मैं मेडिकल फिजियोथेरेपी से रिलेटेड हूँ, मैं अगर कुछ चीज गूगल करूंगी तो शायद वो मुझे फायदा देगी, लेकिन एक लेमन जिसको नहीं पता, जैसे आपका प्रोफेशन अलग है, आप किसी और टॉपिक को गूगल करेंगे तो आप उसमें से कुछ चीजें ले लेंगे, कुछ चीजें छोड़ देंगे। तो एक्सरसाइज वाला पार्ट भी लोग यूट्यूब पे देख के बहुत करते हैं, आते हैं, भी बहुत होती है। हाँ, और अपने आप को डैमेज कर लेते हैं। एक्चुअली कि हर कंडीशन की अलग अलग एक्सरसाइज होती है। उसके अलावा पेशेंट टू पेशेंट भी वेरी करती हैं। मतलब एक ही पेशेंट को, अगर हमारे पास 4-5 पेशेंट हैं, उनको सेम बीमारी है, सेम प्रॉब्लम है, फिर भी उनकी एक्सरसाइज डिफरेंट हो सकती है, क्योंकि हमें पेशेंट की एंड्योरेंस देखनी है, उसकी अपनी कैपेसिटी देखनी है, उसकी अपनी एबिलिटी देखनी है, और उसको कितना डैमेज है वो भी देखना है, जो गूगल या यूट्यूब नहीं बता सकता। उससे फार्मा भी बता सकता। हाँ, वो सिर्फ एक प्रोफेशनल ही आपको बता सकता है। डॉक्टर साहब, एक बड़ा दिलचस्प सवाल है मेरे मन में आया। जो सीनियर सिटीजन हो जाते हैं, उनके मन में ये बात रहती है कि अब तो हम बुढ़ा गए, बूढ़े हो गए, अब हम भजन कीर्तन वाले बन के रह गए। तो मेरा ये आपसे पूछना है, कहना भी है कि क्या ये ठीक नहीं है कि जितने आप व्यस्त रहेंगे उतने स्वस्थ रहेंगे? बिल्कुल ठीक बात है। देखिए, एज इज जस्ट अ नंबर। समझने वाला 30 साल में भी अपने आप को बुजुर्ग समझ सकता है, ना समझने वाला 70 में भी नहीं समझ सकता।
तो लोगों का ये हो जाता है कि हमने 60 क्रॉस कर लिया है, अब हम रिटायर्ड हो गए, अब हम सिर्फ ऊपर वाले की चौथी पारी खेल रहे हैं। हाँ। नहीं, आप करें, मतलब वो जरूरी है क्योंकि आप उस टाइम पे फ्री हैं, आप भजन कीर्तन अपनी नमाज दुआ जो भी कुछ कर रहे हैं वो करते रहें, लेकिन अपनी बॉडी को भी उतना ही ध्यान दें। क्योंकि एक पुरानी कहावत भी है और ये बात बिल्कुल फैक्ट भी है कि चलता फिरता इंसान चलता फिरता ही रहेगा। आप जितना अपनी बॉडी को यूज करेंगे आपकी बॉडी उतना ही आपका साथ देगी। जहां आपने अपने आप को छोड़ दिया, बिस्तर पकड़ लिया, फिर आप नहीं उठ सकते। तो मैं सारे बुजुर्ग लोगों से, जीरियाट्रिक लोगों से यही कहना चाहूंगी कि आपकी एज आप जैसे जैसे बढ़ रही है वैसे वैसे आप अपने आप को बूढ़ा ना समझें, क्योंकि आप अगर अपने हाथ पैर चलाते रहेंगे एक्सरसाइज के थ्रू तो आपके जॉइंट्स या आपकी मसल्स वीक नहीं होंगी, मतलब होंगी एज वाइज जो रहती है वो रहेंगी, बट जो एक कॉन्सेप्ट हो जाता है कि अब हम कुछ करने लायक नहीं बचे, हाथ पैरों में कमजोरी आ गई है सोच में, तो जब आप वो चीज एक्सरसाइज करते रहेंगे तो आपको खुद को फील होगा कि मैं कर सकता हूँ और आगे बढ़ सकता हूँ और ज्यादा काम कर सकता हूँ। और काम करना कभी भी नुकसानदायक नहीं होता। हैवी वर्क नहीं करिए, सिंपल एक्सरसाइजेस करिए, चलाते रहिए, हर डायरेक्शन में अपने जॉइंट्स को मूव करिए, चलाइए, हाथ पर चलाइए, हाथ पर अच्छे चलाइए। बुजुर्गों के लिए कहा जाता है वो बोलते बहुत है। अब बुजुर्ग एक्सपीरियंस्ड होते हैं इसलिए बोलते हैं, उन्हें जिंदगी भर का एक्सपीरियंस होता है तो वो अपना एक्सपीरियंस जाहिर करते हैं। और एक्सपीरियंस के साथ साथ मैं कहूंगी कि आप बताएं और चीजें भी, लेकिन अपने आप को फिट रखने के लिए एक्सरसाइज भी करें। और खास करके लेडीज में ऐसा हमने बहुत देखा है, जेंट्स तो फिर भी रिटायरमेंट के बाद मॉर्निंग वॉक करना शुरू कर देते हैं, टहलना टूली करते हैं। लेडीज समझती हैं कि बस अब हमने बहुत काम कर लिया जिंदगी भर, अब हमें नहीं करना है। आप काम ना करें लेकिन आप एक्सरसाइज करें, क्योंकि आप जितना अपने अपने बॉडी को छोड़ देंगे आपकी बॉडी उतना ही आपको छोड़ देगी। तो आप लेटे लेटे बैठे बैठे चलें फिरें, लेट की भी एक्सरसाइज हो सकती है, लेट की एक्सरसाइज भी उतनी ही इफेक्टिव होती है जितना खड़े होके होती है। तो मैं सबको बस करना है, रुकना नहीं है। और अगर आप वाकई में मेरी बात मानेंगे तो शायद आप कहीं ना कहीं ये सोचेंगे कि मैंने जो राय दी है वो आप लोगों के काम आ रही है। तो ये थी डॉक्टर लुबना इकबाल जो हमें हमारे सारे दर्शकों को फिटनेस पे राय दे रही थी। लुबना जी, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। माय प्लेजर, मुझे बहुत अच्छा लगा आपने ये टॉपिक लिया। एक्चुअली एक्सरसाइज के बारे में मैं और भी बहुत कुछ बताना चाहती हूँ, क्योंकि लोग एक्सरसाइज से बचते हैं जो नहीं होना चाहिए। एक्सरसाइज बहुत जरूरी चीज है। मैं यही सब दर्शकों से कहना चाहूंगी कि आप प्लीज एक्सरसाइज को वैल्यू दें, एक्सरसाइज को करें, और आप जब करेंगे तो आपको खुद को महसूस होगा कि आप अंदर से कितना फिट फील कर रहे हैं। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो मैं कहना चाहूंगी, सांस लेने वाली एक्सरसाइज जो बहुत लोग नेग्लेक्ट कर देते हैं, बहुत जरूरी है। जितना आपके लंग्स हेल्दी रहेंगे उतना ही आप हेल्दी रहेंगे। तो आप लोग प्लीज अपना ख्याल रखें, एक्सरसाइज करें, अच्छा हेल्दी खाएं और फिजिकल फिटनेस मेंटेन रखें। इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहिए बंजारा बीट्स।